Hello, my lovely students out there. This is ARK representing and again 9 dear CS professional students. Pay attention. जी हाँ, यहाँ पर सेक्शन 233 बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में मैं याद कराने की गारंटी ले रहा हूँ. जी हाँ, याद करा के छोड़ूंगा. याद देखिएगा, सीरीज कंटिन्यू चल रहा है. कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा. सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सेक्शन 233 जब हम बात करने वाले हैं मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज. ध्यान से सुनना, ट्रस्ट मी, ये सेक्शन, ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखते देखते तुम्हें एंड तक टिप्स पे याद होगा. आई श्योर यू. आई सीख लेते हैं फटाफट से. देखिए, हम बात करेंगे सेक्शन 233 की. याद रखना 230, 231, 232 डिस्कस कर लिया है पहले वाला क्लासेस में. अगर देखा है गुड, नहीं देखा है तो फटाफट देख लो यार, ठीक है. बट नहीं देखा है तो यहाँ ये थोड़ा अलग है उससे, ठीक है. आओ समझते हैं. जब हम बोल रहे हैं सेक्शन 233 की बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, तो हमें यहां पर बोला जा रहा है कि मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज. क्वेश्चन अराइज होता है सर, सर्टेन कंपनीज क्या है. अब मेरे साथ आप याद करेंगे, बोलेंगे. सर्टेन कंपनीज का मीनिंग यहां पर याद देखिएगा, कहा गया कोई भी टू और मोर स्मॉल कंपनीज. उम्मीद कर रहा हूं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन याद होंगी, ठीक है. एंड या हो सकता है कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है. मतलब सर होल्डिंग कंपनी का कोई होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, मतलब उसमें 100% कंट्रोल किसका है, होल्डिंग कंपनी का. तो ऐसे केसेस में उनका भी मर्जर अमलगमेशन हो सकता है सिंपलीफाइड प्रोसीजर से. मतलब यार सर सिंपलीफाइड प्रोसीजर, जी हाँ, आपको NCLT 1 फॉर्म करके एप्लीकेशन लगाना नहीं है. CAA 2 का आपको सबको नोटिस नहीं भेजना, ये बहुत सारा काम जो है वो नहीं करना होगा. यहां पर एक सिंपलीफाइड प्रोसीजर है, वही मैं डिस्कस करने वाला हूं. सो पहले तो वर्ड हमें पकड़ना होगा. सर्टेन कंपनीज का मतलब यहां पर क्या है, टू और मोर स्मॉल कंपनीज, मर्जर ऑफ टू और मोर स्मॉल कंपनीज. या फिर हम बात करेंगे मर्जर और अमलगमेशन बिटवीन होल्डिंग कंपनी और इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी. या फिर कहता है अदर क्लासेस ऑफ कंपनी. अदर क्लासेस ऑफ कंपनी का मतलब यहां पर बहुत सिंपल सा है, वो कहता है टू और मोर स्टार्टअप्स कंपनी. जी हाँ, कोई भी दो या उससे ज्यादा स्टार्टअप कंपनी, उनके मर्जर अमलगमेशन का बात करेंगे. या फिर हो सकता है वन और मोर स्टार्टअप कंपनी एंड वन और मोर स्मॉल कंपनी, इनका मर्जर अमलगमेशन हो सकता है. अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना. देखो, इकोनॉमी को ना वाइबल बनाना है ना, तो ऐसे मर्जर्स भी सामने आने चाहिए. मतलब जहां स्मॉल कंपनीज मर्ज अमलगमेशन कर सके, होल्डिंग एंड होली ऑन सब्सिडरी मर्ज कर सके, या स्टार्टअप्स कंपनीज भी आपस में मर्ज कर सके. लेकिन अब क्योंकि देखो समझो, इंपॉर्टेंट क्या, रेगुलेटर्स को लगता है कि यार अगर यार ये भी अगर लेंथी प्रोसीजर से जाएंगे, मतलब सेक्शन 232 के प्रोसीजर से जाएंगे, मतलब वही NCLT में एप्लीकेशन लगाना, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. आई होप आप लोग जानते हैं. मतलब वहां होना भी तो जरूरी है सर, वो प्रोसीजर होना भी तो जरूरी है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है. बट यहां पर रेगुलेटर्स को लगा कि क्या होना चाहिए, सिंपलीफाइड प्रोसीजर होना चाहिए इन कंपनीज के लिए जो कैसी हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, होली ओन सब्सिडरीज हैं. तो यहां पर प्रोसीजर लेने, मतलब यहां इस प्रोसीजर का सिंपलीफाइड प्रोसीजर का मतलब यहां पर यह है कि आपको ना रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लगेगा. अब ध्यान सुनना क्या होने वाला है, थोड़ी बात इंपॉर्टेंट है, इस पर आओ. और आपका सेक्शंस ना यहीं पर ही इसको पोस्टमार्टम करके रख दिया है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. इसलिए ध्यान से एकदम अटेंशन के साथ सीखना. पहली बात समझो, अगर हम बोल रहे हैं सिंपलीफाइड प्रोसीजर ना, तो सबसे पहले हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको जैसे कि सेक्शन 232 के अंदर NCLT को जाके एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, फिर ऑफ कोर्स आपकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, मेंबर्स का मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, उसके बाद एक लेंथी प्रोसीजर है. लेकिन यहां पर सिंपलीफाइड प्रोसीजर के अंदर आपको ना सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना है. सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना है ताकि वो आपको मर्जर और अमलगमेशन अप्रूव कर दे. किस केस के अंदर, वन मोर टाइम, अगर वहां पर टू और मोर स्मॉल कंपनीज का मर्जर अमलगमेशन है, या फिर होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनी का मर्जर और अमलगमेशन है, या फिर टू और मोर स्टार्टअप्स या वन और मोर स्टार्टअप विद वन और मोर स्मॉल कंपनीज. आई होप याद हो गया होगा. ऐसे केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहां पर रीजनल डायरेक्टर है. आप लोग जानते होंगे इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं. 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं जो बेसिकली ऑब्जर्व करते रहते हैं, सुपरवाइज करते हैं किसका, फंक्शंस, ROCs का. और इंडिया में आप लोग जानते होंगे अभी हाल फिलहाल जो है 25 ROCs हैं. ये मेरा बच्चा लोगों ने एग्जीक्यूटिव में समझा हुआ है, ठीक है. सो फिर भी बताना जरूरी है. अब क्या होगा, कोई भी मान लीजिएगा ए कंपनी है और एक कंपनी बी है, ठीक है. टू और मोर कंपनीज वांट्स टू मर्ज और दे वांट टू क्रिएट A एंड B. तो इन्हें ना रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लगेगी
अकॉर्डिंग टू जुरिडिक्शन, जैसे मान लीजिएगा ये शिलोंग में है, ये कंपनीज अगर शिलोंग की जुरिडिक्शंस में आती हैं, ये दोनों ने डिसाइड किया है कि भैया हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ये भी शिलोंग में, ठीक है, आई होप शिलोंग पता आप लोगों को ना, तो वहां के रीजनल डायरेक्टर को अप्रोच करेंगे, ठीक है, और वहां के ही आरओसीज हैं इनके लिए, बहुत सिंपल सी बात पकड़ मारा है, आगे कहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंफर्मेशन है सीजन बार बार जो कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब है वो रीजनल डायरेक्टर, मतलब यहाँ पर पावर डेलीगेट किया गया है रीजनल डायरेक्टर को कि वो सर्टेन कंपनीज के मर्जर और अमलगमेशन को अप्रूव कर सकते हैं। एंड सपोज आगे बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनते चले जाओ और याद कर लो। सेक्शन 233 के अंदर सबसेक्शन 1 कहता है सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, इनवाइट करेगी ऑब्जेक्शंस। मेरे साथ याद करना मेरे बच्चा लोग, ताकि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इजी रहेगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम आरओसी और ये कौन सा अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर, ओएल यहां पर लिखा हुआ है, बट ओएल मतलब क्या एग्जाम में, ऑफिशियल लिक्विडेटर। अच्छा क्या होगा इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे सपोज करो एक कंपनी ए जो है, जैसे मैंने भी कहा शिलोंग में है, उसका आरओसी कहां का है, शिलोंग का, ठीक है सर। एक कंपनी बी जो है स्मॉल कंपनी है दोनों ही, इसका आरओसी है मान लीजिएगा जयपुर, ठीक है। तो दोनों ही कंपनीज अपने अपने आरओसीज को और ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को नोटिस भेजेंगे कि भाई ए एंड बी हम दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं, अमलगमेशन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा में आपको कोई ऑब्जेक्शन सजेशंस हैं तो हमें बताइए। तो पहला काम इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम द कंसर्न आरओसीज। कंसर्न आरओसी क्योंकि शिलोंग वाली कंपनी के लिए ऑफ कोर्स आरओसी तो शिलोंग है, और बी कंपनी के लिए उसका आरओसी कौन है, जयपुर। क्लियर एकदम। तो पहला काम क्या करना है, पहला इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम द आरओसीज और ऑफिशियल लिक्विडेटर, पहला काम सर हो गया, क्लियर है। फिर आता है स्कीम को, जो स्कीम है मर्जर अमलगमेशन स्कीम है, दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। अब वो कितना, 90% टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, याद रखना 90% जो है वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, 90% इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बात कर रहे हैं। तो दूसरा बात क्या याद रखेंगे, स्कीम, बोलो मेरे साथ, याद रखो बोलना है, स्कीम अप्रूव्ड at general meeting by 90% of total number of shares holders. All right sir. और पहला क्या था, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस और सजेशंस फ्रॉम द आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, जो कंपनीज यहां पर मर्जर अमलगमेशन जा रही है, भैया खुल के बता दो कि तुम सोल्वेंट हो। सो फाइल डिक्लेरेशन सोल्वेंसी, जी हाँ, फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, वापस फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, बोला ठीक है सर, ये भी कर देंगे। एंड द फोर्थ इज अप्रूव बाय द मेजॉरिटी इन 9/10 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ भैया पैसा वैसा लेके बैठे हुए क्रेडिटर्स से ना, तो याद रखो 9/10 इन वैल्यू क्रेडिटर्स इस बात के लिए आपको ना कहें कि जाओ ऐश करो। अब ध्यान सुनना, माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर अगर मान लीजिएगा क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन कर दिया, नहीं हम अलाउड नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं सर, नॉट टू वरी अबाउट इट। इसके लिए आप रीजनल डायरेक्टर को अप्रोच करोगे। अगर रीजनल डायरेक्टर मतलब इस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कंसीडर करेगा फैक्ट्स को, उसको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ऑफ कोर्स फिर वो एनसीएलटी चला जाएगा मामला। सो घबराने का जरूरत नहीं है, फिर एनसीएलटी डिसाइड करेगा। सो यहां पहले 4 कंडीशंस हैं, याद रखना, ये 4 कंडीशंस हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी सर्टेन कंपनीज मतलब स्मॉल कंपनीज या फिर होल्डिंग ऑफ होली ओन सब्सिडियरी कंपनी या फिर स्टार्टअप्स कंपनी या फिर स्टार्टअप विद स्मॉल कंपनी मर्जर और अमलगमेशन कर सकते हैं। सिंपलीफाइड किया है प्रोसीजर को, ताकि यार सारा का सारा लोग एनसीएलटी पहुंचेगा, इतना बर्डन बढ़ाओगे, इकोनॉमी का रिवाइवल बनाना, ठीक है, इन लोगों को तो रास्ता दिखाओ, बात पकड़ में आ रहा है। सो पहला 4 कंडीशन, पहला कंडीशन मेरे साथ करो, सबसेक्शन 1, सेक्शन 233 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम आरओसी, कंसर्न आरओसी याद रखना, और ऑफिशियल लिक्विडेटर। दूसरा, स्कीम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कितना लोगों से, 90% टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, 90% टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ऑलराइट सर। थर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंपनी, ऑफकोर्स 2 या उससे ज्यादा भी कंपनी हो सकती हैं, ऑफकोर्स 2 और मोर कंपनीज भी हो सकती हैं। सो फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, अपना सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिम्मेदारी होता है, पता होगा आप लोगों को। ऑलराइट, इसके अलावा फोर्थ काम क्या करना है, ये जो स्कीम है ये अप्रूव होगी बाय द मेजॉरिटी ऑफ कौन सा लोग है, मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कितनी 9/10 इन वैल्यू जो लोग है क्रेडिटर लोग, ठीक है सर। अगर ये पहला स्टेप हमने ले लिया और हम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो वेरी गुड, आपका आपको इनवाइट किया जाता है फॉर सबसेक्शन 2। अब क्या होगा, ट्रांसफरी कंपनी यहां पे समझना, जैसे हमने यहां पे बात किया था कंपनी ए एंड कंपनी बी,
both are small companies and they're creating a new company of course after merger. Suppose C, नया कंपनी हमने बना दिया C. ऑलराइट सर, तो यहाँ पर C क्या हो गया हमारी ट्रांसफरी कंपनी. क्या करेगा, फाइल करेगा, फाइल कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड स्कीम विद सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, रीजनल डायरेक्टर्स. ऑलराइट, आरओसी, कंसर्न आरओसीज, ऑलराइट, एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर. अब ध्यान सुनना. सर आपने यहाँ पे बताया था कि एक कंपनी जो है वो शिलोंग से है और दूसरा कंपनी जयपुर के आरओसीज में आती है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रांसफर कंपनी है और सी एक नया कंपनी उन्होंने क्रिएट कर लिया है. ठीक है, अब ध्यान सुनना, एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं. जब ये स्कीम अप्रूव हो जाएगा ना तो उसका कॉपी सी तो अपने कंसर्न आरओसी को फाइल करेगा ही करेगा, प्लस ए और बी के जो आरओसीज थे, क्योंकि अब ये नहीं है ट्रांसफर. अमलगमेशन अपने आप में डिसोल्यूशन प्रोसेस है, बात पकड़ में आ रहा है. अमलगमेशन हुआ तो ए और बी डिसॉल्व हो गई, लेकिन क्योंकि अपने अपने कंसर्न आरओसीज जो हैं इनको भी स्कीम अप्रूव्ड हो गया है, उसका कॉपी भेजा जाएगा. समझ में आ रहा है. नया कंपनी जो क्रिएट कर लिया आपने, कंपनी सी, ऑफ कोर्स वो तो आरओसी को बताएगा कि भैया ट्रांसफरी कंपनी हूं मैं, मुझे ए एंड बी ने अपना अपना जो कंपनी है ट्रांसफरर, इन्होंने क्या ट्रांसफर कर दिया है, एसेट्स और प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन हमको ट्रांसफर कर दिए हैं. मैं कंपनी सी हूं और मेरा ये स्कीम अप्रूव हो गया है, मैं हूं ट्रांसफरी. तो ट्रांसफरी कंपनी आरओसी को, रीजनल डायरेक्टर को एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को अप्रूव कॉपी ऑफ स्कीम देगा. क्लियर सर. साथ के साथ में जो पुरानी कंपनी थी, अब तो है नहीं लेकिन थी, उनके कंसर्न आरओसीज तो जिंदा हैं, उनके रिकॉर्ड में भी ये नोटिस भेजा जाएगा कि स्कीम अप्रूव हो गई है. ठीक है सर, ये सिंपल सी बात हमने सबसेक्शन 2 में याद रखनी है. सो सबसेक्शन 1 के अंदर 4 बातें, इनवाइट द ऑब्जेक्शन और सजेशन फ्रॉम द आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर. दूसरा, स्कीम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. थर्ड, फाइल द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. फोर्थ, अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स. 90%, 9/10 इन वैल्यू याद रखना. 9/10 वैल्यू, मेन बात ये है. ठीक है सर, सबसेक्शन 2 के अंदर हमने काम कर दिया. अब सेक्शन 3 क्या कहता है, इंटरेस्टिंग है, देखना. यहीं से एक इंपॉर्टेंट बात आएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कंफर्मेशन ऑर्डर इफ नो ऑब्जेक्शन रिसीव फ्रॉम द आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर. 30 डेज का टाइम देते हैं. ध्यान सुनना, याद करना. आरओसी को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को 30 डेज का डेट. मतलब सर, अरे ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने इनवाइट किया ऑब्जेक्शन, आरओसी बता देंगे. अरे नहीं, यू हैव ओनली 30 डेज. ऑफिशियल लिक्विडेटर, आरओसी के पास में 30 डेज का टाइम होता है कि वो अपना कोई भी ऑब्जेक्शन, सजेशन दे सकता है. एंड सपोज उस 30 डेज के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता है आरओसी से या ऑफिशियल लिक्विडेटर से, इस केस के अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं. बात पकड़ में आ रहा है. तो ऐसे केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब फिर बता दूं, रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, स्कीम को कंफर्म कर देगा. ठीक है, बात कंफर्म करने से पहले इन 4 बातों को वो ध्यान रखेगा कि ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो रही हों. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर सर ऐसा हुआ कि सर इनको पेट में दर्द हो गया, मतलब अब देखो ध्यान से, सबसेक्शन 4 आगे यही बोलता है. सबसेक्शन 3 के अंदर कंफर्मेशन हो गया, बट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो सबसेक्शन 4 अट्रैक्ट हो जाएगा. एनी ऑब्जेक्शन बाय आरओसी और एलओ कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज. और सबसेक्शन 5 आया एकदम से, बोला अच्छा आपको ऑब्जेक्शन है ना, ऐसा केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू, रीजनल डायरेक्टर file application before the NCLT within 60 days and treat the scheme as under section 232. सर मतलब ध्यान सुनना, देखो पूरा अटेंशन के साथ पढ़ा करो यार. मतलब जब आएगा तो तुम पूरा अटेंशन के साथ सुनोगे. ठीक है, सो वापस सुनना. सबसेक्शन 3 के अंदर कंफर्म कर देंगे अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव करना भी है या सजेशन देना भी है तो 30 डेज का पीरियड मिलता है. 30 डेज के अंदर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं. सर एक बात बताइएगा, अगर ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है, या कुछ सजेशंस दिए, तो वापस याद रखना इंपॉर्टेंट चीज, जो आप यहाँ जनरल मीटिंग में 90% टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से अप्रूवल ले रहे हैं ना, उसी मीटिंग में उनके ऑब्जेक्शन को या सजेशन को कंसीडर करा जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स. ठीक है, उसे कंसीडर करने के बाद में फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एप्लीकेशन लगाओगे वापस. बात पकड़ में आ रहा है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन इनसे आ भी गया तो अभी सेक्शन 3 में कंफर्म तो होगा ही नहीं. ऑब्जेक्शन आ गया तो उसी को ही यहां पर जब हम मीटिंग कर रहे थे, तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट जो था, सेकंड जो था सबसेक्शन 1 के अंदर,
उसके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स अपनी जनरल मीटिंग के अंदर उनके ऑब्जेक्शंस को, सजेशंस को कंसीडर करेंगे, उसी के बाद उस स्कीम को अप्रूव करेंगे। बट 30 डेज के अंदर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आया, तो अच्छी बात है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्म कर देगा। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वापस बता दूं, रीजनल डायरेक्टर। लेकिन सर इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो चिंता का कोई बात नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर एप्लीकेशन फाइल कर देगा किसके सामने? एनसीएलटी के सामने। एनसीएलटी के सामने क्या कहेगा कि एनसीएलटी भाई ऐसा है, ये ऑब्जेक्शन रेज किया है आरओसी ने, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने, और मुझे भी लगता है कि ये स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। बात समझना, उसको भी लगता है, आरडी को भी, कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो रीजनल डायरेक्टर बस पावर ये नहीं है, ध्यान सुनना, कि वो खुद ही जजमेंट दे दे। ऐसे केस में वो फाइल करेगा एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी, एंड एनसीएलटी के पास फाइल करने का भी टाइम है 60 डेज। सर 60 डेज? जी हाँ, 60 डेज का मीनिंग यहाँ पे समझेगा, जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया था वहां से 60 डेज आपके पास होंगे। मतलब आपके पास नहीं, गवर्नमेंट के पास, आरडी के पास, डायरेक्टर पास, कि वो 60 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे देगा कि मुझे लग रहा है सर, क्योंकि इनके ऑब्जेक्शंस हैं, ध्यान सुनना, आरओसीज के ऑब्जेक्शन है या ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऑब्जेक्शन है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है। अब एनसीएलटी देखेगा भाई इस स्कीम का क्या किया जाए, चलो चलो देखते हैं, हो सकता है एनसीएलटी ऑर्डर पास करे कि इस स्कीम को थॉरली सेक्शन 232 के तरह ही अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। और बेटा अगर 232 के थ्रू अकॉर्डिंग ट्रीट किया गया तो अभी जो हम प्रोसेस पढ़ के आए पूरा इससे पहले वाला क्लास के अंदर, वो सारे स्टेप्स हमको लेने होंगे। ऑलराइट सर, ठीक है सर। नाउ सब्जेक्ट दिस कहता है एनसीएलटी पास नेसेसरी ऑर्डर एंड अप्लाई द सेक्शन 233। हो सकता है, देखो दोनों बात इंपॉर्टेंट है। एनसीएलटी को लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्शन जो है वो अनफेयर ऑब्जेक्शन है या कंसिडरेबल नहीं है, हाँ, तो वो सिंपली ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन अगर लगता है एनसीएलटी को, तो ऑफ कोर्स हो सकता है वो यहाँ पे स्कीम में वो कहे कि सेक्शन 232 अप्लाई किया जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है तो ध्यान से सुनेंगे और एक बार वापस से पॉइंट्स देखेंगे। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? अच्छा एक बात बताऊं तुमको, तुम यहां से पढ़ना बैठोगे ना, तो मैं उससे पहले तुमको मैंने इजी यहां पर इसलिए कर दिया ताकि तुम यहां से अगर देखोगे इसको सेक्शन को तो तुम्हें एकदम याद रहेगा। हमें पहले 4 कंडीशंस याद रखनी है। पहला, इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन सजेशन फ्रॉम द आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर, स्कीम अप्रूव्ड बाय द 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एट द जनरल मीटिंग, फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, एंड फोर्थ, अप्रूव बाय द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर इन मेजॉरिटी मतलब क्या है? 9/10 वैल्यू फेवर में आपके बोले हैं। ऑलराइट सर, ये सारा कंसीडर कर लिया। फिर कहां गए? अगर स्कीम अप्रूव हो गया है तो सिंपल सी बात है, आरओसी को आप अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके फाइल कर दो कॉपी। कौन करेगा? ट्रांसफरी कंपनी करेगी आपको सर। एंड ऑब्जेक्शन अगर रेज नहीं हुआ तो कंफर्मेशन ऑर्डर, ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो 30 दिन का टाइम है आरओसी आपके पास में, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और ऑब्जेक्शन अगर रेज हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरडी फाइल देयर एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी विद इन 60 डेज यार। और फिर ना एनसीएलटी विल कंसीडर द एप्लीकेशन, देखेगा कि सब बकवास बातें हैं या फिर सच में सेक्शन 232 अप्लाई करना चाहिए। आई होप सबसेक्शन 6 तक तुमको क्लियर हो गया होगा। आया बात पकड़ में? अब जरा ध्यान से देखते हैं सबसेक्शन 7 क्या कहता है। यही बात तुमको समझा रहा था सबसेक्शन 7 के अंदर कि रजिस्ट्रार हैविंग ओवर ट्रांसफरी कंपनी हैव टू बी कम्युनिकेटेड। मतलब सर जिस भाई बाकी समझो स्कीम अगर अप्रूव हो गई है तो ऑफ कोर्स आपको ना इंटीमेट करना होगा किसको? आरओसीज को। उनको भी, जो पुराने आरओसीज हैं उनको भी। देखो Section 233 subsection 7 state that a company or copy of the order under subsection 6 confirming the scheme shall be communicated to the registrar having jurisdiction over the transferee company and the persons concerned. The registrar shall register the scheme and issues confirmation thereof to the companies, and such confirmation shall be communicated to the registrars where the transferor company or companies were situated. मतलब जैसे हमने देखा था इस केस के अंदर, हमारी कंपनी ए और बी, एक शिलोंग में एक जयपुर में, और एक नया आरओसी हमारा, मान लीजिएगा हमने नई कंपनी क्रिएट करी है दिल्ली के अंदर। आफ्टर मर्जर या अमलगमेशन दिल्ली में हमारी ट्रांसफरी कंपनी है। तो यहां पर स्कीम की कॉपी आप कंपनी सी, जो ट्रांसफरी कंपनी है, वो दिल्ली आरओसी को फाइल कर देगी। और फिर यह देखा जाएगा जो पुराने आरओसीज हैं, ए कंपनी और बी कंपनी के, इनके कंसर्न आरओसीज को भी फाइल कर जाएगी। याद रखिए तभी स्कीम कंफर्म होगी भैया। ऑर्डर तो फाइल कर दो, आपने सारे हल्ले कर दिए लेकिन स्कीम तो फाइल करो। ठीक है, बोलो सर ठीक है। अब कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, स्टेट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम अंडर सबसेक्शन 3। सेक्शन 3 का मतलब बाय कंफर्मेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर।
सबसेक्शन 3 में भी क्या पढ़ा था, कंफर्मेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, या सबसेक्शन 7 सबसेक्शन के अंदर मतलब जब आपको कंफर्म हो गया, एनसीएलटी का प्रोसीजर फॉलो कर लिया, आपको अप्रूव कर दिया गया, सबसेक्शन 7 के अंदर रजिस्ट्रेशन, अभी दिखा ऊपर यार, ऊपर जस्ट दिखा है, देखा, shall be deemed to have effect of dissolution of transferor company without the process of the winding up। हम जानते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए वाइंडिंग अप प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। वंस इट इज रजिस्टर्ड विद द आरओसी ना, एक बार अप्रूवल मिल गया, आपने रजिस्टर करवा लिया, तो ट्रांसफर कंपनी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। आई होप क्लियर होगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, सबसेक्शन 9 कहता है कि आओ हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी लायबिलिटीज किसकी, ट्रांसफरर कंपनी की, अब किसकी बन जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी की। हमारे जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं वो किसके बन जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के। हमारे का मतलब किसको कह रहा हूं, ट्रांसफरर कंपनी के, ठीक है, हमारे मतलब मेरे नहीं, ट्रांसफरर कंपनी के। ऑलराइट सर, तो सर मतलब सर प्रॉपर्टीज हो, लायबिलिटीज हो, पेंडिंग लिटिगेशंस हो, कोई चार्जेस हो, ओ माय गॉड, या जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है, डिसेंडिंग का मतलब आपने देखा ना 90% शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, व्हाट अबाउट द 10%? 10% तो तैयार नहीं थे, तो उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि भैया पकड़ो पैसा, चलो निकलो। ये सारा जिम्मेदारी ट्रांसफरी कंपनी का होगा। क्लियर हो रहा है? देखो सबसेक्शन 9 बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है और सिंपल सा है। देखो सबसेक्शन 9 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम शैल हैव इफेक्ट द फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्या क्या होगा रजिस्ट्रेशन के बाद, क्या क्या आपके इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं आपके ऊपर। Transfer of property or liabilities of the transferor company to the transferee company so that the property becomes the property of the transferee company and liability becomes the liability of the transferee company। ऐसे ही चार्जेस अगर हैं तो चार्जेस किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स और ट्रांसफरी कंपनी, एंड एनफोर्सेबल अगेंस्ट ट्रांसफरी कंपनी। कोई पेंडिंग लिटिगेशन है वो भी अगेंस्ट हो जाएगी, या आपने की हुई थी ट्रांसफर कंपनी ने कोई लिटिगेशन फाइल किया हुआ था, वो भी अब कौन करेगा, ट्रांसफरी कंपनी हैंडल करेगा। एक बात बताऊं सीक्रेट, तुम ध्यान से सुनना चाहो भी याद हो जाएगा 2 मिनट में, ट्रस्ट में। सिर्फ 4 कीवर्ड्स पे फोकस करना। पहला प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज, बोलो मेरे साथ में, प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज। दूसरा पेंडिंग लिटिगेशंस, बाय और अगेंस्ट, दोनों बात। बाय मतलब हो सकता है हमने किया होगा या अगेंस्ट हमारे हुआ था, ट्रांसफर कंपनी, ठीक है। तो पहला कीवर्ड क्या रहा, प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज। दूसरा कीवर्ड है, बोलो मेरे साथ में, पेंडिंग लिटिगेशंस। तीसरा कीवर्ड ध्यान से सुनो, चार्जेस। चौथा कीवर्ड सुनो, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, परचेज द शेयर्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, परचेज द शेयर्स ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। ये 4 काम है ना, अब ट्रांसफरी कंपनी को जाएंगे, पहले किसके थे, ट्रांसफरर कंपनी के। तो सबसेक्शन 9 का क्या कह रहा है, अगर आपकी जैसी रजिस्ट्रेशन, जैसी सबसेक्शन 8 में आपका कंफर्मेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया विद द आरओसी स्कीम का, नाउ सबसेक्शन 9 कह रहा है चाहे जो भी ट्रांसफर कंपनी के, वापस ट्रांसफर कंपनी के कोई भी प्रॉपर्टीज है, जो लायबिलिटीज है, पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, बाय और अगेंस्ट दोनों केस हो सकता है, या चार्जेस हैं, या फिर जो भी परचेज, ऑफ कोर्स डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स हैं, उनके शेयर्स परचेज करने का काम किसका हो जाएगा, अब ट्रांसफरी कंपनी का। ये याद करना है 4 कीवर्ड्स में, ये तुमको पूरा याद हो गया, ट्रस्ट मी, ऑब्जर्व करके देखो। ऑलराइट सर, नाउ फर्दर सेक्शन 10 कहता है ट्रांसफरी कंपनी नॉट टू होल्ड एनी, यार इतनी बार हटवा दिया है, याद रखना, पहले भी समझा है, ट्रेजरी शेयर्स आप नहीं रख सकते हो। क्या सर, कंपनी सेक्शन 13 में आती सबसे पहले क्या कहा था, ट्रेजरी शेयर्स नहीं रखने देंगे, बदतमीजी नहीं चलेगी। जी हाँ, क्या कर रहे हो, ट्रांसफरी कंपनी तुम अपने नाम से शेयर्स होल्ड कर रहे हो, अपनी सब्सिडरी के नाम से शेयर होल्ड कर रहे हो, या तुम अपने किसी एसोसिएट कंपनी से कर रहे हो, वो अलाउड नहीं है। देखो सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज हैं, ये अलाउड नहीं है, ट्रांसफर कंपनी नहीं कर सकते। ऑलराइट सर, सबसेक्शन 11 कहता है ट्रांसफरी कंपनी टू फाइल एन एप्लीकेशन टू विद द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द स्कीम रजिस्टर्ड। ट्रांसफरी कंपनी, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है, transfer company shall file application with the registrar along with the scheme registered indicating the revised authorized capital, of course revised authorized capital, pay the prescribed fees due on revised capital, the fee if any paid by the transferor company, क्योंकि पहली वाली कंपनी ने जो अपनी authorized capital के ऊपर ऑलरेडी फी पे की हुई थी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगी, किसके साथ में, revised authorized capital of the transferee company on its authorized capital prior to its merger or amalgamation with the transferee company shall be set off against the fees payable by the transferee company on its authorized capital enhanced by the merger or amalgamation। क्योंकि भैया मर्जर अमलगमेशन की बात से हमारी जो है ट्रांसफरी कंपनी है, हमारी ऑथराइज कैपिटल हमने रिवाइज की है, इंक्रीज की है, और इंक्रीज की है तो उसके ऊपर हमको फी पे करना पड़ेगा, बट क्योंकि ट्रांसफर कंपनी ने भी तो पहले पे कर रखा था, तो भाई साहब वो सेट ऑफ कर देंगे। क्लियर एकदम, आई होप क्लियर होगा।
अब आता है सेक्शन नंबर 234। बहुत सिंपल सा बात है, क्या कहता है, मर्जर अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी विद अ फॉरेन कंपनी। इसके लिए याद रखिएगा चैप्टर नंबर 15 अगेन ऑफ सेक्शन 13 जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई स्कीम के लिए प्रोविजंस बना सकता है। ऑफ कोर्स क्योंकि यहां पर इंटरनेशनल एंगल आ रहा है सर, फॉरेन कंपनी है, इंटरनेशनल एंगल आ रहा है, तो आरबीआई जो है हमारा रेगुलेटर वो क्या कंसीडर करेगा, वो कंसल्टेंसी देगा अपनी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि क्या इसके लिए नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। आओ बहुत सिंपल सा समझते हैं। Chapter 15 of Company Section 13 unless otherwise provided under any law for a time in force shall apply mutandis मतलब कि जो प्रोविजन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 230 से वही एज इट इज चलेंगे सारे। To scheme of merger amalgamation between companies as registered under this act and companies incorporated of other jurisdiction as may be notified from time to time by central government. Central government may make rules in consideration with the or in connection with the merger amalgamation provided under this scheme. Section 2 कहता है आप सर मतलब सर इतना ही काम करना है, अरे नहीं रे प्रोसीजर तो सारा फॉलो करेंगे, जैसे सेक्शन 230 से 232 के अंदर देखा था हमने, वही चलेगा, ठीक है। अदर रूल्स मतलब आरबीआई प्रिस्क्राइब कर सकता है, प्रिस्क्राइब मतलब सीधी डिस्कस करेगा, आरबीआई अपनी सजेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे। याद देखिएगा कॉर्पोरेट में जो कंपनीज की कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न मिनिस्ट्री, वो कौन सी है, कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताएगा। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूँ आरबीआई पता होगा, आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। A foreign company may, with the prior approval of the RBI, merge into a company registered under this act, or vice versa. Term and condition of the scheme of the merger and may provide of any other things for the payment of consideration to the shareholders of the merging company in cash or deposit receipts, or partly in cash or partly in deposit receipts. Of course, यहाँ पे लिखा है inspection the foreign company means any company or body corporate incorporate outside India whether having a place of business in India or not. Of course हम जानते हैं it is not necessary कि foreign company का place of business in India में होना चाहिए. For this purpose it is not necessary. I hope clear हो रहा होगा. Place of बोल रहे हैं, place of business. It is not necessary place of business in India or not. It is not necessary कि होना ही चाहिए. Clear? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको ज्यादा रट्टा चट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सर अभी इन गरीबों का क्या होगा, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, भाई देखो तुम्हारे शेयर्स भी खरीदे जाएंगे, समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर डिसेंडिंग फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी। तो भैया मेजॉरिटी की जिम्मेदारी बन गई है, जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स खरीदे। देखो सेक्शन 235 सेक्शन 13 कहता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द स्कीम or contract approved by the majority shareholders holding not less than 9/10 in value of the shares whose transfer is involved. It includes notice of descending shareholders, application of descending shareholders to the tribunal, deposit of consideration received by the transfer company in a separate bank account. Important है, समझना मेरी बात को ध्यान से। हम समझो ट्रांसफर कंपनी के 90 मतलब 9/10, ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे हाईलाइट करना 9/10 लिखा हुआ है, पहली गड़बड़ मत कर देना, 9/10 मतलब ट्रांसफर कंपनी के, क्योंकि अभी तो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया, वो कितना लोग हैं 9/10 इन वैल्यू। अब सर बेचारे जो बाकी लोग हैं 10% उनका क्या होगा, वो डिसेंटिंग है, तो यहाँ पर डिसेंटिंग के लिए याद रखिएगा अरेंजमेंट करना पड़ेगा किस चीज का, कि हम आपको एग्जिट दे रहे हैं, भैया आप अपना हिस्सा हमें बेच दें, ठीक है। ट्रांसफर कंपनी कह रहा है, इसके लिए कंसिडरेशन याद रखिएगा सेपरेट अकाउंट में रखा जाता है। एनसीएलटी कंसीडर करता है, भी हमने देखा भी है, एनसीएलटी इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बनाता अलग से कि भैया जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं उनको कैसे उनका प्रोविजन बनाया ताकि उनको सेफ रहे। क्लियर हो रहा है। परचेज ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डिंग्स सेक्शन 236 कहता है नोटिफिकेशन बाय द एक्वायरर मेजॉरिटी टू द मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स की बात कर रहे हैं, of transfer company or to the company offer to minority for the buying the shares, deposit amount equal to an amount value of the shares to be acquired, valuation of shares by the registered valuer। सारा कौन सा पूछा, सारा पढ़ते हुए हम लगातार अब तक हम लोग जानते हैं, अगर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं या डिसेंडिंग याद रखिएगा क्रेडिटर्स हैं, तो उनके लिए सेफगार्ड्स के लिए, उनके सेफगार्ड्स के लिए प्रोविजंस बनाती है एनसीएलटी। उसमें बेसिकली यही होता है कि वैल्यूअर के थ्रू, रजिस्टर्ड वैल्यू थ्रू शेयर्स की प्राइसेस वैल्यू करवाई जाती हैं और उसके बेसिस पर याद रखिएगा उनको एग्जिट पहुंची जाती है। सेक्शन 236 का रोल यहां पर यही है कि वो मिनॉरिटी शेयर्स परचेज करने की बात कर रहे हैं बाय द मेजॉरिटी। तो हो रहा है इसी का सेम इक्वल अमाउंट जितना खरीदा जा रहा है उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनके साथ चारों के साथ में धोखा कर दो। क्लियर एकदम।
ऑलराइट, अब क्लास का सेशन आज का इतना ही रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चा लोग रोजाना टेस्ट भी तो करता है। आई प्राउड ऑफ यू यार, तुम सच में बहुत कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई रियली प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही करते रहिएगा, हारिएगा नहीं, याद रखिएगा बहुत कुछ हासिल करना है हमने, कर भी लेंगे। सो रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करते रहेगा, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेगा, एंड डोंट मिस योर टुडे टेस्ट। गुड बाय, टेक केयर।